किसी किसान के खेत की मिट्टी सोना उगलती है तो किसी किसान को अपनी फसल की लागत निकालने के लिए भी हालात से लड़ना होता है। सवाल ये है कि आखिर ये फर्क क्यों है और क्या इस फर्क को मिटाया जा सकता है। हाल ही में दिल्ली के पास जटखोर में मेरी ऑर्गेनिक एकड़ फार्म के फाउंडर लक्ष्य डबास से मुलाकात हुई, जिन्होंने खेती को बेहतर बनाने के तरीकों को मुझे डिटेल में बताया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। यकीन मानिए फिर आप भी यही कहेंगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ख्याल रखना है, कुछ बदलाव करना है। लक्ष्य जी, हमने आज पूरे फार्म में देखा कि कैसे आपने अलग अलग छोटे कमाल के जुगाड़ बना रखे हैं, लेकिन हम कुछ सवाल है जो किसानों के लिए बहुत मददगार हैं उस पर बात करना चाहेंगे। जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि किसान अगर एग्जॉटिक सब्जियां लगाना चाहे तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पानी, खाद और अलग चीज़ों का जो वगैरह वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रही बात ये एग्जॉटिक सब्जियों की, तो साथियों इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस बीज अलग होता है। आप ऐसे समझिए, जो गोभी को मेंटेन करने के लिए चाहिए उसका सोइंग टाइम है, उसके जैसा ही ब्रोकली का होता है। ब्रोकली काफ़ी फेमस हो गई है, पहले वो एग्जॉटिक में ही आती थी, अब ज़्यादा लोग लगा रहे हैं तो वो भी लोकल में काउंट होने लगी है। इसी हिसाब से बहुत सारी और सब्जियां हैं, जैसे लेटेस में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, सेलरी, पार्सले, सेज, थाइम, ये कुछ हर्ब्स हैं, कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसे हम लगा सकते हैं। इनको लगाना मुश्किल नहीं है और मज़ेदार बात यह है कि क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन कम किसान कर रहे हैं बहुत, तो इनका रेट बहुत अच्छा मिलता है। अब टमाटर ही लगाते हैं, उसी के अंदर चेरी टमाटो आप लगा सकते हैं। चेरी टमाटो का आपका 400-500 रुपये किलो का रेट मिल जाएगा और नॉर्मल टमाटर 40-50 से ऊपर नहीं जा पाता है। तो मेंटेनेंस की बात करें तो चेरी टमाटो और नॉर्मल टमाटो का सेम ही है, बस बीज थोड़ा महंगा आता है क्योंकि यूरोपियन बीज होते हैं, तो यही है इसके अंदर। तो और हमने आपसे एक देखा था सिस्टम, मेरे को अलग अलग जगह हमारी टीम भी गई थी, उनको सबसे ज़्यादा ये किसानों को समस्या देखने को मिलती है कि जैसे वो गाजर की खेती है, किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हैं जो बीट्स वाली है, तो सॉइल इरोजन या पानी, बारिश की वजह से पूरा जो फसल है उनकी वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या मैनेजमेंट किया है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? जी, जो किसान है उसका सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स जो है वो उसकी टॉप 1 इंच की मिट्टी होती है, क्योंकि वही हमारी जो मेन लेयर है जिसमें सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, सारे हमारा मैक्सिमम माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, वो बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे किसान इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और जब भी तेज़ बारिश आती है या फिर जो थोड़े समय के हमारे हुए या फिर थोड़े ग्रीडी होते हैं, वो अपना मिट्टी ऊपर का बेच देते हैं भट्टी में या कहीं पे। वो गलती ना करिएगा क्योंकि उसके बाद खेत बहुत ही ख़राब हो जाता है। हम बहुत मेंटेन करते हैं अपने खेतों को, हर साल 10, 15, 20, 30 टन गोबर की खाद डलती है हर खेत के अंदर। तो वी मेक श्योर कि पानी जब ज़्यादा तेज़ आए, फ्लैश फ्लडिंग हो मानसून के टाइम पे खास करके, तो कोई भी सॉइल इरोजन ना हो, उसके लिए हमने मेड़ थोड़े अच्छे बना रखे हैं। और इसके साथ साथ हमने जो पानी है वो हम दूसरे के खेत में नहीं जाने देते, हमने छोटे छोटे हर कोने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बना रखे हैं, उसी के अंदर हमारा पानी जो है वो स्टोर हो जाता है और उसमें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं कि धीरे धीरे पानी जाए। जब पानी धीरे धीरे जाएगा तो इरोजन नहीं होगा। तो इसमें आपका 2-3 चीज़ें हो जाती हैं कि एक तो पानी बच गया, आपकी सॉइल इरोजन बच गई, उसी के साथ साथ जब सब जगह खेत भरे होते हैं तो कहीं पानी निकालने का राह भी नहीं होता। आपका खेत हो सकता है नीचे की तरफ हो जिसमें दूसरों के खेत का आपका पानी आपके फार्म में आ रहा हो, तो उस केस के अंदर ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती है कि आपके खेत में कुछ है या सब बर्बाद हो गया। क्योंकि अगर डूब गई आपकी फसल तो उसमें ख़राब होने के 99% चांस है, उसमें फंगस लगेगी ही लगेगी। तो रूट रॉट वगैरह की जो समस्या आती है वो पानी की मैनेजमेंट ना होने के कारण ही आती है 99%। खेती से जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम हर जगह देखते तो आ रहे हैं कि कम जगह में कम दाम में ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली जो फसलों की बात करते हैं, तो वो खेती के लिए, उसके लिए क्या मूल मंत्र होगा किसान के लिए? जी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमेशा मल्टी क्रॉपिंग पे आप जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप क्रॉप लगाएंगे थोड़ा हेडेक बढ़ेगा,
थोड़ा सा कॉस्टिंग भी बढ़ जाता जी। है, लेकिन आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए टमाटर है, आपने पूरे खेत में टमाटर लगा रखा है, उसका मंडी में भी भाव नहीं मिला, तो आप अगर वो करेंगे तो मार खाएंगे। उससे बेटर ही है कि आप जो सर्दियों की 10-15 सब्जी है उनको आप थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए। 4 अगर सब्जियों का रेट नहीं भी हुआ तो आपको वो बाकी की सब्जी निकाल के दे देगी। क्योंकि ऐसा तो रेयरली होगा कि सारी ही सब्जियां पेटी पड़ी है, डिमांड की चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा माल कहीं से आ गया तो रेट गिर जाता है, तो आप उसको थोड़ा ये है कि डाइवर्सिफाई करिए अपने को, ठीक है। दूसरा ये है कि आप उसको कंटिन्यूस सप्लाई बना के रखिए और अपने ग्राहक पकड़िए, जैसे हमने अपना मार्केट बनाया, और आप लगे रहिए। अगर पहले साल नहीं होता है कोई बात नहीं, आप उसमें पेशेंस रखिए। खेती में सब बोलेंगे क्या मैंने सीखा, तो खेती ने मुझे सबसे ज़्यादा यही सिखाया है, हाउ टू बी अ पेशेंट। तो जो किसान है वो ये समझना भूल जाते हैं कि बैलेंस इज़ द की। अपना बस देख लिया कि यूरिया का कट्टा डाल दो या DAP डाल दो, उससे कभी कभार चीज़ें और गलत हो जाती हैं। अब हमारे NPK जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर हमारा और 12 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरॉन, मैग्नीशियम वगैरह, वो लोग उसको अंडरस्टैंड करना भूल जाते हैं। अपना देखते हैं कि इसमें ग्रोथ बढ़िया नहीं हो रही या पत्ता पीला पड़ रहा है, तो सभी के अंदर यूरिया का कट्टा डाल देते हैं। अब अगर बाई चांस आप मान लीजिए टमाटर है, उसमें क्रैकिंग हो रहा है, तो उसमें मतलब बोरॉन की कमी है, उसमें आप यूरिया डालोगे तो वो और प्रॉब्लम कर देगा। इसका बेस्ट इलाज ये है कि आप उसको समझिए क्या चीज़ है, डालने से पहले रिसर्च करिए, और नहीं इतना समझ में आता तो आप अपना ट्रेडिशनल हिसाब से कर लीजिए, जो है कि आप उसके अंदर वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं, जिसके कारण जो आपका पूरा बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि गोबर का खाद डाल रहे हैं या फिर आप चिकन मैन्योर डाल रहे हैं, उनके अंदर सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के पैलेट्स ऑलरेडी होते हैं। लक्ष्य जी, अब हम मार्केटिंग में ही बात करें तो किसानों को सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनके पास एक ही जगह है जहाँ पे वो अपनी उपज बेच सकते हैं, वो है मंडी। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जहाँ पे वो अपनी उपज को बेच पाएँ। तो इसके लिए आप क्या, सब उनके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसमें बिचौलिए, तो इसके अलावा उनके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे वो अपनी फसल बेच पाएँ? जी, ऑप्शंस तो हज़ारों हैं। मैंने बताया आपको, आपकी भी वेबसाइट मैंने देखी, किसान ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी आप सब चीज़ें सेल परचेज़ कर सकते हैं। फ़ोन के अंदर बथेरों आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, आप उसके अंदर अपनी नेटवर्किंग बना सकते हैं। यूट्यूब के ज़रिए बहुत अच्छा मार्केटिंग सोर्स है। और आप रिटेलर्स जो हैं, आजकल बहुत मॉल्स हैं सब, क्योंकि देखो डिमांड कस्टमर कर रहा है, तो जो रिटेलर्स हैं, मॉल्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो भी रखना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। मुझे दिन के 15 से 17 कॉल आते हैं रोज़, जो यही कहते हैं कि हम इस एरिया से, हमें आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे या नहीं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी डेडिकेटेड कैफ़ेज़ भी खुल रहे हैं, जैसे हमारा भी ये फार्म कैफ़े है, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उगाते हैं, वो हम बेच के बना के खिलाते भी हैं। ऐसे ही दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर बहुत है जो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करके आपको खाना खिलाते हैं। आप उनको अप्रोच करिए। देखो, घर बैठे बैठे कुछ मिलने वाला है नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीच आउट टू देम। आप यहाँ बैठोगे कि मैंने फार्म पे सब्जी उगा दी, अब लोग मेरे पे आएंगे, वो नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि आप अपना क्लियर गोल सेट करिए। मैंने आपको पहले बताया था कि जब मेरे खेत में सब्जी ज़्यादा हो गई, मैं नाले पे बेची। ऑप्शन था, आज़ादपुर मंडी पास ही है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर होगी, लेकिन मैंने वो नहीं करना था। क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप उस डायरेक्शन में नहीं चलेंगे। अब मेरा डायरेक्शन ये था, गोल ये था कि मुझे आपको अपनी मार्केट बनानी है। मैं किसी झुग्गी के एरिया में अपनी मार्केट बना के राजी था, पर मेरे को मंडी से नहीं बेचना था। क्योंकि वही बात है, बिचौलिए है, वो अपना कमीशन खाते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं। और खुंदस आती थी कि यार मेहनत सारी हमने करी और मार्जिन सारा उनका हो लिया, रिस्क भी मेरा, वो हमें उधारी पे लेता है, आगे वो बेच देता है और पैसे हमारे को फिर बाद में देता है। आप देख लीजिए गन्ने का क्या हाल हो रखा है, 6-6 महीने पेमेंट आती नहीं है, तो ऐसे काम का फ़ायदा नहीं। तो ऐसे के अंदर हमेशा ही लाइफ के अंदर मेरा यही प्रिंसिपल रहा है कि जो चीज़ करनी है वो एक ही फोकस करो और उसमें लग जाओ। देयर इज़ नो प्लान बी इन दैट केस। जब मेरे को फार्मिंग करनी थी, मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे को नहीं करनी दोनों चीज़ें। अब मैंने अगर ये B2C मॉडल अपनाया या मैंने अपने ग्राहक चुने हैं, तो मैं फिर मंडी में नहीं बेचूंगा, ये मेरा फाइनल था। बेशक कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो यही है मेरा तो मूल मंत्र। मैं सबके लिए एडवाइस नहीं करता ये कि आप भी एकदम ऐसे हो जाए कि खेत कल्टीवेट कर दे या कि आप उसको बेचें ही ना। बट मेरे फॉर्चुनेटली फाइनेंशियल बैकिंग था, सब ठीक था, तो मैंने उस ऑप्शन को चुना।
आपके केस में ये हो सकता है कि सारा आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या फिर नहीं भी है, वो मंडी में बिका या नहीं बिका, कुछ पार्ट आप कस्टमर को बेचना जरूर चालू कर दीजिए। धीरे धीरे अपने ग्राहक बनाना चालू कर लीजिए। आप कोई भी शहर के पास है, इतनी सारी कॉलोनीज़ खुल रही हैं आजकल, गेटेड कॉलोनीज आ रही हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उनके अंदर जाइए तो सही। आपको ज़्यादातर लोग क्या है ना, बड़े शाय होते हैं हमारे किसान, खास करके कि वो अपने एरिया में तो बहुत चौड़ में होते हैं, लेकिन बाहर निकल के दे फील वेरी इन्फीरियर, जो कि उल्टा है। देश की मानसिकता यही है कि जय जवान जय किसान, की किसानों को जवानों से ही कंपेयर किया जाता है और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कहीं एक आध बार हमारे साथ भी हुआ है कि हमें एंट्री नहीं करने दी, तो उसमें थोड़ा सा गेटअप अच्छा कर ले तो वो भी अच्छा रहेगा। बट नंदलेस आप कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे होगा, बशर्ते आप उस डायरेक्शन में चलें और आपका जो गोल है वो सेट हो, आप बार बार उससे डिविएट ना करें। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, हम कर सकते तो आप क्यों नहीं। जी, तो इसी नोट पे हम इससे ख़त्म करते हैं। किसान ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए लक्ष्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें ऐसी अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिली जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, आप सब लोगों का भी यहाँ पे आने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान, राम राम। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।